Now, another very important ideological development that we've witnessed is the coming up of the end of history thesis, जो कि फ्रांसिस फुकुयामा ने आगे रखा था. तो जब 1950s and 60s के अंदर एक एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात हो रही थी, आपके 80s एंड 90s के अंदर जो डोमिनेट किया, स्पेशली 1989 में जब फ्रांसिस फुकुयामा का काम आया आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, ये एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस जो था इसको एक काफी ज्यादा इम्पेटस मिल गया. नाउ इट इज ब्रॉडर देन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस एंड कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि एंड ऑफ हिस्ट्री एंड एंड ऑफ आइडियोलॉजी में देखे जा सकते हैं. मोस्ट बुक्स में स्पेशली इफ यू रीड ओपी गौबा, एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ ही जो है एंड ऑफ हिस्ट्री को मेंशन कर दिया जाता है एंड बात कर ली जाती है कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी लेड टू द कमिंग ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस, विच एक तरह से जो है इसके एक डेवलप्ड फेज का जो है एक नतीजा है. नाउ एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. इफ दीज आर two similar things, then why would you name one end of ideology and one end of history? कुछ बेसिक डिफरेंसेस होंगे इसमें. ना फ्रांसिस फुकुयामा का 1989 में जो है ऐसे आता है जिसका नाम है एंड ऑफ हिस्ट्री, राइट. इसको जो है उन्होंने और डेवलप किया एंड ये 1992 के अंदर जो है पब्लिश हुआ. नाउ यू हैव टू रियलाइज दैट बर्लिन वॉल इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, यूएसएसआर जो है कोलैप्स कर चुका है, राइट. जो कि अब नया ये जो ऐसे था, इट वाज नेम्ड द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन. अब बेसिक एंड ऑफ आइडियोलॉजी और एंड ऑफ हिस्ट्री में क्या फर्क है? एंड ऑफ आइडियोलॉजी में हमने क्या बोला था कि आइडियोलॉजी अब नो लॉन्गर मैटर्स. उनका क्या कहना था? दैट आइडियोलॉजी हैज नाउ कम टू एन एंड. लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, none of them are now relevant, right? एक practical idea आ गया है जहां पे economics and market society is dominating all your advanced technical, advanced industrial societies, right? Even though obviously the tilt is towards liberal, capitalist, democratic society, but the idea was कि why name it, right? Now Fukuyama जो है, he is not like Bell. What he says is कि उन्होंने ये नहीं बोला कि अब political ideas या ideology irrelevant हो गई है. Now ideology does not really matter because political problems have come to an end, right? What does Fukuyama say? Fukuyama says even though political problems exist now, but now we know that there is only one way or only one ideology which can resolve those problems, and that ideology, that set of ideas is basically Western liberalism. और इनका ये कहना था कि ये जो ट्रायम्फ है, ये जो विक्ट्री है, it has come after, in the aftermath of the Cold War, जब कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया है. तो अब जो है it is not that all political ideas have become irrelevant, but in fact ये जो एक बॉक्सिंग मैच चल रहा था between communism and liberalism, उसके अंदर liberalism has now emerged victorious and it is liberal ideas now which are the ideas of this day and age. ठीक है. अब ये मानना था फुकुयामा का कि 1945 के अंदर फासिज्म का खात्मा हो गया, राइट. द मोमेंट दे लॉस्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फासिस्ट एंड नाजी आइडियाज जो हैं दे वर पुट टू एन एंड, राइट. they did not exist anymore. मेन जो है कॉन्फ्लिक्ट अब कोल्ड वॉर के अंदर क्या देखी गई थी? इट वॉज बिटवीन द लिबरल आइडियोलॉजी वर्सेज योर communism, right? These were the two ideologies that had become paramount, that had become important. Now in 1989 that communist rule has fallen, East Europe जो है liberate हो गया है, USSR has been replaced by Russia. जिस तरह से fascism and Nazism had been put to an end and they were no longer relevant, उसी तरह से post 1989 ये जो मार्क्सिस्ट लेनिन आइडियोलॉजी है ये अब सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी. Why? Because the very basis जो कि USSR था, it has collapsed and there are numerous changes which have been witnessed in China, right? Especially after the opening up of China, and एक तरह से जो एक कॉर्पोरेटिस्ट आइडिया जो है जो चाइना ने अपना लिया है. थ्रू आउट द वर्ल्ड ये फुकुयामा का कहना था कि एक अब इमर्जिंग एग्रीमेंट है कि लिबरल डेमोक्रेसी इज द desirable form of organizing both your state as well as society, और market based economy जो है सबसे useful form of economic system है. Why? Because it provides you an open and competitive political system जहां पे people अपनी requirements को list out कर सकते हैं, अपनी needs and demands जो है उनको openly बता सकते हैं, and competition जो है ये ensure करता है that only the most talented survive,
only the people who understand the requirements of the economy, the requirements of the political system, they do well, they survive, the rest are all weeded out. ये जो है मानना था फ्रांसिस फुकुयामा का, right? However, again, as soon as the end of history thesis came out, it was put to a lot of criticism, right? जो criticism आपकी end of ideology पे apply करता है, more or less वो यहाँ पे भी apply करता है. that end of history खुद जो है एक ideological statement थी, wherein it was trying to prove that communism and socialism no longer exists, right? However, the fact was, now इसकी जो है टू डायमेंशनल क्रिटिसिज्म हो सकता है. पहली चीज, जैसे कि डैनियल बेल ने जो पॉइंट आउट किया था, जो कि फ्रांसिस फुकुयामा नहीं समझ पाए, कि इवन दो ओल्डर आइडियोलॉजीज खत्म हो जाएंगी, इसका ये मतलब नहीं दैट लिबरलिज्म को जो है कोई और नया कंपेटिटर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो पहला क्रिटिसिज्म स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि नाउ यू हैड न्यू आइडियोलॉजिकल फोर्सेस जो कंपीट कर रही थी लिबरलिज्म के साथ, राइट? सो इवन दो लिबरलिज्म ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट की थी, काफी ज्यादा जो है अचीवमेंट्स की थी इन द 20th century, व्हाट हैड हैपेंड इज, as Daniel Bell had pointed out, now you had the revival of parochial ideologies, सबसे important of which was political Islam, right? So throughout various regions, right? So you had Asia, Africa, Central Asia, right? As well as even industrialized West, right? So when you look at ISIS, हम बात करते कि किस तरह से a lot of its recruits also came from industrialized Western European countries, right? So you had a lot of people coming in from France, you had a lot of people coming in from Scandinavian countries. Even though in countries के अंदर, especially से Scandinavia में welfare capitalism जो है establish हो चुका है, these are advanced capitalist countries, right? Despite that, identity based politics अब इतनी important हो गई थी that now this had come to rise, right? साथ ही में यही वो पॉइंट आउट करते हैं कि जब कम्युनिज्म केम टू एन एंड, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर आइडियोलॉजी, अब क्या हुआ, देयर वाज रिवाइवल ऑफ अदर आइडेंटिटी रिलेटेड इश्यूज, राइट? नेशनलिज्म नाउ बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैड, हम बोलते हैं सिविल स्ट्राइफ बहुत ज्यादा शुरू हो गया इन वेरियस कंट्रीज, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका के अंदर हम देखते हैं, जैसे कि सुदान के अंदर क्या चल रहा था, सिविल स्ट्राइफ चल रहा था. ठीक है, रवांडा के अंदर एक तरह से जो आपके वेरियस जीनोसाइड एक्सेट्रा है, वो भी क्या था, दे वर रिलेटेड टू ट्राइबल वॉरफेयर. नेशनलिज्म की डिमांड्स जो है और भी ज्यादा बढ़ गई, राइट? वेर इन नाउ विदिन कंट्रीज देयर वर डिमांड्स फॉर नेशनलिज्म, जो कि सेपरेटिज्म को जो है बात कर रही थी, और सेपरेटिज्म जो है एक तरह से न्यू फॉर्म लेके आ रहा था. साथ ही में ऑल्सो विद इन कंट्रीज नेशनलिस्ट टेंडेंसीज जो है बढ़ती जा रही थी, जहां पे नाउ दे वर कंपीटिंग विद अदर कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर नेशनल आइडेंटिटी दैट दे वांटेड टू बी बेटर. ठीक है, रेशियलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, राइट? द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज हैपनिंग. सो इवन टुडे व्हेन यू लुक एट ब्लैक लाइव्स मूवमेंट, इट shows you कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड रेशियल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है अब भी कितना ज्यादा मैटर करती हैं. ठीक है, एंड हाउ दैट इज रिलेटेड टू द काइंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो कि अफ्रीकन अमेरिकन फेस करते हैं. राइज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है ये भी देखा गया. सो इन फैक्ट नाउ लिबरल डेमोक्रेसी हैड न्यू चैलेंजेस फेसिंग इट, इवन दो कम्युनिज्म जो है एक तरह से डिसअपियर हो रहा था. और यही थीसिस जो है सामने आया था विद द वर्क ऑफ सैमुअल हंटिंगटन, राइट? सैमुअल पी हंटिंगटन, जिनका सबसे नोटेड वर्क इज द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जहां पे उन्होंने क्या बोला कि इवन द कोल्ड वॉर जो है खत्म हो गया है, एंड एक तरह से जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड, जो आयरन कर्टन एग्जिस्ट करता था ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ यूएसएसआर, वो खत्म हो गया है. बट व्हाट इज हैपनिंग इज नाउ यू हैव द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, यू हैव कल्चरल पॉलिटिक्स रिवाइव्ड, जिसके कारण न्यू मोर वायलेंट फोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजीज जो हैं अब एक तरह से compete करेंगी with liberal ideology. Now the second point of critique जो है comes from not just कि ये जो है नई parochial ideologies have come to the rise, but also the fact that socialism has not lost all its sheen. ठीक है, in fact थॉमस पिकेटी और इनका जो काम था called capitalism in the 21st century, in fact remarks that how free markets have not been able to resolve issues, they have not been able to create equitable distribution, they have not been able to create egalitarian societies. In fact 50s 60s 70s का जो है एक फेज था जब लोगों की जो है वेजेस बढ़ी थी, when there was some kind of affluence that they enjoyed,
स्पेशली इन द 70s बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वेलफेयरिज्म मे बी जो कि 50s एंड 60s के अंदर आया था. हाउएवर उसके बाद से देयर हैज ओनली बीन एन इंक्रीज इन गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर wherein the rich are becoming richer and the poor are becoming even more poor. साथ ही में apart from that 70s phase wherein we witness rise in average incomes for the working class, अब जो है we can see a reduction, a decline in average incomes both in the developed countries as well as the developing world. The coming in of TNCs has opened up an even bigger form of exploitation, जहाँ पे developing countries के अंदर हम sweatshops देखते हैं जहाँ पे labor laws adequate नहीं है, तो labor की exploitation हो रही है, बहुत ही minimum wages पे वो काम कर रहे हैं. तो एक तरह से ये जो socialist challenge है वो भी पूरा नहीं गया है. In fact, it is still lurking somewhere. So for example, Bernie Sanders की जो एक तरह से popularity अभी भी है, even though he might not have won a presidential bid, but it was something कि Bernie Sanders could still rally people a lot. Similarly, a lot of other new age legislators जैसे कि हम US में ही जो है हम देखते हैं, right? For example, you have your Alexandra Ocasio, right? They are people who are very closely associated with a somewhat socialist ideology. ठीक है, कि अगर कि वो जो है दे आर मोर टिल्टिंग टू द लेफ्ट रादर देन द राइट, राइट. तो एक तरह से अभी भी ये जो है आइडियोलॉजीज इररेलेवेंट नहीं हुई है, बिकॉज अभी भी ये जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज है दे हैवंट बीन रिजॉल्व, बट इन फैक्ट दे हैव ओनली वर्सेंड ओवर टाइम. In the end, just to let you know that we have a friendship stay discount of 10% going on till the 2nd of August. तो अगर आप any of our new batches जो हैं ज्वाइन करते हैं, जिनकी अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रही है, तो प्री प्लस मेंस जिसके अंदर पूरी कंटेंट क्लासेस इंक्लूडेड हैं, रेगुलर आंसर राइटिंग है, मिनी टेस्ट है, टेस्ट सीरीज हैं, राइट, उसका बैच 2 ऑनगोइंग है. हमारा ऑप्शनल जो है PSIR एंड सोशियोलॉजी ऐसे कोर्स, इसको आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं. पंजाब PCS या कोई भी टेस्ट सीरीज ऑफ UPSC या फिर PCS अपने किसी एक फ्रेंड या और भी फ्रेंड्स के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप अवेल कर सकते हैं और डिस्काउंट ऑफ 10% ईच. आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं. हमारा मेल ID जो है sleepy.classes@gmail.com, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं एट दिस नंबर जो कि नीचे दिया गया है, राइट. डिटेल्स जो है हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com जो है यहाँ पे दी गई है, इस पे अवेलेबल है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जस्ट रिमेंबर कि हमारे पास बहुत सारी फ्री वीडियोस है. आप हमारी GS प्लेलिस्ट देखिए जिसके अंदर लॉट ऑफ स्टैटिक जो पूरा टॉपिक है, सारे टॉपिक्स जो हैं जो कि रेलेवेंट है वो UPSC GS, हमारा स्टेट PCS GS वो पूरा कवर किया गया है. ऑप्शनल PSIR एंड सोशियोलॉजी उसकी प्लेलिस्ट जो है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है अवेलेबल है, राइट. सो प्लीज लुक एट दीज वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ इट. ठीक है, साथ ही में हम वेरियस सोशल मीडिया साइट जो है उन पे भी अवेलेबल है. सो गिव अस अ लाइक ऑन फेसबुक. आप हमारा जो हैंडल है ऑन ट्विटर उस पे जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम जो है वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.